वो ये है कि जो पॉलिटिकल मीन्स हैं, जो हमारी पावर के 5 स्टेक होल्डर यानी एक फेडरल गवर्नमेंट और चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उनके आपस में जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उससे डिस्प्यूट्स भी होते हैं, मिसगिविंग भी होती हैं, शिकायत भी होती हैं, तो ये पॉलिटिकल मीन्स के थ्रू इसको रिजॉल्व कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आइन बनने के बाद रिडंडेंट रही। जो इसका रोल एनविजिज किया गया था हमारे आइन बनाने वालों ने, जो सोचा था इसके बारे में कि ये रोल प्ले करेगी, वो रोल बहरहाल इसने प्ले नहीं किया। 18th अमेंडमेंट में इस इदारे को ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश की गई। एक तो ये किया गया कि इसकी कंपोजिशन में थोड़ी सी तब्दीली की गई। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का हेड जो है वो पहले कोई फेडरल मिनिस्टर भी हो सकता था, लेकिन अब 18th अमेंडमेंट में ये लिख दिया गया है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का सरबरा प्राइम मिनिस्टर खुद होगा। चारों प्रोविंशियल जो सीएम हैं वो ऑलरेडी इसके मेंबर थे। तो आप देखें कि ये एक ऐसा इदारा है जिसमें आपकी जो पांचों गवर्नमेंट्स हैं, जो पांचों स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान की फेडरेशन के, यानी फेडरल गवर्नमेंट और चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उनके हेड्स इसके मेंबर हैं। ऑब्जेक्टिव यही था कि जब ये बड़े मिलके बैठेंगे तो जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी मिसगिविंग्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, ये आपस में एमिकेबली बातचीत के ज़रिए, डिस्कशन के ज़रिए, नेगोशिएशन के ज़रिए रिजॉल्व कर लेंगे। अच्छा, फिर 18th अमेंडमेंट में ये भी कहा गया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, मुश्तरका मफादात काउंसिल का अपना सेक्रेटेरिएट होगा। पहले इसका कोई ऑफिस नहीं था। अब ये 18th अमेंडमेंट के बाद 18th अमेंडमेंट में लिखा गया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का अपना सेक्रेटेरिएट होगा, जो बाद में एस्टेब्लिश भी हो गया। और आर्टिकल 154 में ये भी लिख दिया गया कि हर 90 डेज में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की एक मीटिंग जरूर होगी। एक दफा 90 डेज में, वंस इन अ 90 डेज, ये काउंसिल जो है वो जरूर मिलेगी। तो आप लिखें रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, आर्टिकल है 153 और 154। आर्टिकल 153 और 154, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ CCI, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ CCI 153 और 154। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स, जो टैक्सेस हैं पाकिस्तान में, मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। टैक्स पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस है वो कौन कलेक्ट करता है? फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट तमाम कलेक्शन अपने पास नहीं रखती, बल्कि उसमें एक शेयर प्रोविंसेस का भी होता है। अच्छा, टोटल टैक्स कलेक्शन में फेडरेशन का शेयर कितना होगा और प्रोविंसेस का शेयर कितना होगा, ये डिसाइड करता है फोरम जिसको हम कहते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन। नेशनल फाइनेंस कमीशन का सरबराह फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर होता है और चारों प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। और ये जो फार्मूला होता है जिसमें ये डिसाइड होता है कि टोटल टैक्सेस में फेडरल गवर्नमेंट को क्या क्या मिलेगा और चारों प्रोविंसेस को क्या मिलेगा, उस फार्मूले को कहा जाता है NFC अवार्ड। क्या कहा जाता है? NFC अवार्ड। इस वक्त ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला 7th NFC अवार्ड में डिसाइड हुआ था, इस वक्त पाकिस्तान में वो फार्मूला चल रहा है। ये 7th NFC 30th दिसंबर 2009 को साइन हुआ। 30 दिसंबर 2009 को। तो 7th NFC से पहले कौन सा NFC था? 6th NFC। 6th NFC में जो प्रोविंशियल शेयर था वो 46% था टोटल टैक्सेस में। प्रोविंशियल शेयर कितना था? 46। तो फेडरेशन का शेयर कितना हो गया? 54% हो गया। कितना हो गया? सिंपल मैथमेटिक्स। 7th NFC में प्रोविंशियल शेयर 46 से बढ़ के 57.5% हो गया। कितना हो गया? तो किसका बेनिफिट हुआ? अगर प्रोविंशियल शेयर 57.5 हुआ तो फेडरेशन का शेयर कितना रह गया? 42.5%। ये 7th NFC 30th दिसंबर 2009 को साइन हुआ, ऑलमोस्ट 18th अमेंडमेंट पास होने से 3-3.5 माह पहले। ऐसे ही है। उसके बाद 18th अमेंडमेंट में ये लिख दिया गया कि एक NFC अवार्ड में जो प्रोविंशियल शेयर डिटरमिन हो जाएगा, नेक्स्ट NFC में उससे कम नहीं होगा। बात समझ में आई? तो अगर 7th NFC में प्रोविंशियल शेयर टोटल टैक्सेस में 57.5% है, तो क्या नेक्स्ट NFC में
56 हो सकता है, 55 हो सकता है, 58 हो सकता है। तो ये आर्टिकल है 160 इंटू 3A। 160 आप लिखिए बार ऑन रिडक्शन इन प्रोविंशियल शेयर ऑफ NFC अवार्ड। बार ऑन रिडक्शन इन प्रोविंशियल शेयर ऑफ NFC अवार्ड, आर्टिकल है 160 इंटू 3A। 160 इंटू 3A। 160 इंटू 3A। बच्चों यहां तक बात समझ में आई?